विजिबल है। ओके बेटा, ओके। सो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो बात की थी, मैंने आपको आइडिया दिया था, डिफ्रैक्शन स्टार्ट करवाया था, और मैंने बताया था आप लोगों को फ्रेजनल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का डिफरेंस। तो हमने कहा था पहला जो हमारा चैप्टर है इट इज रिगार्डिंग फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और फ्रेजनल ने मैंने कहा था कि वेव फ्रंट को नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड कर दिया था, जिनको उन्होंने हाफ पीरियड जोन या हाफ पीरियड एलिमेंट बोला था बेटा। ठीक है, तो अब वहीं से हम शुरू कर रहे हैं डिटेल के अंदर, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो मे बी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब से रहे हम, क्योंकि मैंने बताया आपको पहली बार मैं भी ये यूज करूंगा, तो ये भी मुझे थोड़ा कम आता हो अभी यूज करना, बट मैं दिस इज फ्रेजनल। थोड़ी थिकनेस बढ़ा लें तो बड़ा बारीक आ रहा है। इट वाज फ्रेजनल्स half period elements is half period elements or half period zones। मैंने कहा था शॉर्टकट में हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, बार 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 पूरा ना लिखकर हाफ पीरियड एलिमेंट लिखा करेंगे, एचपी लिख दिया करेंगे। ठीक है कि नहीं है? मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, इस तरीके से एक प्लेन वेव फ्रंट है, और ये कोई पी पॉइंट है मेरे पास, और यहाँ पर कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और ये इसके मतलब जो स्क्रीन है समझ लो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा तिरछा दिखाऊंगा कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, पी को हम थोड़ा दूर कर लेंगे। ये मान लीजिए बेटा एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और तिरछा क्यों दिखाया समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन है मान लीजिएगा। इसका सेंटर ओ है, और सेंटर से पी तक की डिस्टेंस लेट अस सपोज बी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसे हाफ पीरियड क्यों नाम दिया गया था बेटा, कि सक्सेसिव, जैसे अभी मैं एक बार ड्रा करता हूं फिर याद दिला जाएगा आप लोगों को। अगर हम बात करें बेटा यहां पर कि यहां पर हमने क्या कहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रा करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, और किस ढंग से ड्रा किया, ये जो हो गया सर्कल, ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस से अगर मैं यहाँ पी तक, ये तो कितनी, ये वाली चीज बी थी बेटा, ये बी थी, और अब यहां से अगर मैं करता हूं डिस्टेंस ड्रा पी पे, ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी प्लस लैम्बडा बाई 2। जो डिस्टेंस है ये, आप लोगों को इसमें ना फटाफट ज्वाइन करनी पड़ा करेगी क्लास, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग मोड में स्क्रीन चलती है हमारे पास। तो उसमें क्या है कि अगर बच्चे आप लोग ज्वाइन, देखो अभी ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, ज्वाइन करना है, तो मुझे एक बार वो वहां से स्टॉप करनी पड़ती है, एंड देन यस। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक जाने में बेटा डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 से बढ़ गई है, और मैंने समझाया था बेटा लैम्बडा बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू हाफ वेव। पूरी वेव लैम्बडा होती है, तो आधी वेव होगी, तो अगर टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग में बात करूं तो ये टी बाई 2 हो जाएगा, पूरी वेव का टाइम टी है, तो हाफ पीरियड आधी वेव के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो हो गया बेटा यहां से यहां तक, कहां से, सेंटर से यहां तक, मान लीजिए M1 पॉइंट मान रहा हूं मैं, ये जो एरिया हो गया ये क्या कहलाएगा आपका, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, मान लीजिए हम कोई दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रा किया बेटा यहाँ पे, such that distance again increases by lambda by 2। ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, b प्लस लैम्बडा बाई 2 तो पहले से थी, और लैम्बडा बाई 2 और हो गया बेटा, b प्लस लैम्बडा कर लो या 2 लैम्बडा बाई 2, ताकि ध्यान रहे ये। और ये क्या हो गया अब आपका, ये मान लो मैं M2 कह दो बेटा,
तो सेकंड हाफ पीरियड जोन कौन सा है? ये M1 से M2 वाला जो होगा, ये मेरे लिए किसका काम करेगा बेटा? सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट। अगेन जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो गई आपकी? λ/2 से इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं ऐसे और सर्कल ड्रा करता चला हूं, एक सर्कल और ड्रा कर दिया मान लीजिए मैंने ये, ठीक है, M3 कह लेता हूं मैं यहां से, और ये फिर से मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रा करता हूं। तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? फिर से b प्लस 3λ/2 एंड सोन मेनी मोर। ठीक है। थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? M2 से M3 के बीच में जो होगा, ये मेरे लिए किसका काम करेगा? आपका हाफ पीरियड एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए बैक करके देख लूं मेरी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं। आज तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया ले रहा हूँ स्पेस, तो मुझे भी थोड़ा उसका, तो मैं प्रॉपरली, यस रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ताकि जो लोग नहीं अटेंड कर पाते उनको पहुंच जाए। हाँ जी, तो ये समझ में आया बेटा। तो इसलिए इनको हाफ पीरियड एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो जो हम आगे की तरफ जाते हैं बेटा, सक्सेसिवली जो डिस्टेंस है वो क्या होती चली जाती है? इंक्रीज करती चली जाती है हमारे पास। ओके। नाउ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये जो सेंटर यहाँ पे जो पार्टिकल है बेटा, उसकी डिस्टेंस तो b है, और जो M1 पर पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस है b प्लस λ/2। लेकिन पार्टिकल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी पूरा वेव फ्रंट है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमें क्या, डिस्टेंस वेरी कर रही है कहां तक? 0 से b प्लस λ/2। ठीक है, 0 से b प्लस λ/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल। देखो अभी फिर किसी ने ज्वाइन किया भाई, कल से ना अगर आप टाइमली ज्वाइन नहीं करेंगे बेटा, मैं बार बार एडमिट नहीं करूंगा क्लास में ना। ओके, तो ये क्या होता है देखो बेटा, तो मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज एवरेज डिस्टेंस, इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लें, ऑफ ऑल द पॉइंट्स, of all the points in first half period element from P पॉइंट से एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी देखो बेटा, इसको मैं x मान लेता हूं, ये कितनी आई? b प्लस λ/2 डिवाइड बाई 2, इट इज 2b। तो b प्लस आई थिंक क्या बच जाएगी बेटा? λ/4 बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? 1 ही मान लेते हैं इसको, इसको मैंने x मान लिया। किसको? b प्लस λ/4 को बेटा मैंने x कंसीडर कर लिया है। ठीक है। नाउ सेकंड हाफ पीरियड कौन सा है? M1 से लेकर M2 के बीच का। तो वही बात है, देखो M1 से, जो M1 पर जो पार्टिकल है बेटा, उसकी डिस्टेंस तो कितनी है? b प्लस λ/2, और जो M2 पर है उसकी कितनी है? b प्लस 2λ/2। लेकिन बीच में जो पार्टिकल्स उनके लिए देखोगे तो वेरी करेगी कि नहीं? यानी यहां से यहां तक वेरी कर रही है। तो अगेन क्या करना पड़ेगा हमें? सिमिलरली फॉर, अच्छा नहीं है, सिमिलरली फॉर, कैसे कैसे कलर, similarly for second half period element एवरेज डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी देखते हैं बेटा। कहां से कहां तक वेरी कर रही है? b प्लस λ/2, कहां से? हाँ, फर्स्ट वाले की। और यहाँ पे कितनी है बेटा? b प्लस 2λ/2 डिवाइड बाई 2, b प्लस b 2b, वो तो b ही बच जाएगा। ये हो गया 3λ/2, तो ये हो गया 3λ/4, और दिस कैन बी रिटन एज b प्लस λ/4 प्लस λ/2। ध्यान से देखो, क्यों भाई? एलसीएम लेंगे 4, यही आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसको, इस वाली पॉइंट को देखो बेटा, इस वाली डिस्टेंस को, b प्लस λ/4 को मैंने क्या माना हुआ है? x। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस λ/2 हो जाएगी। एवरेज जो डिस्टेंस है दैट विल बी x प्लस λ/2। अगेन आई एम रिपीटिंग, गूगल फॉर्म आपके पास शेयर किया गया है ग्रुप में बेटा, यू हैव टू फिल एंड सबमिट दैट गूगल फॉर्म।
ठीक है बेटा। सिमिलरली बस एक बात और पूछ लेता हूं, थर्ड के लिए अगर आप पूछेंगे, अगर मैं थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए पूछूंगा तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, सोच सकते हो हर बार कितनी बढ़ेगी, λ/2 नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑन द एवरेज तो λ/2 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 तो बढ़ती जा रही है। तो थर्ड क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगी x प्लस λ/2 बढ़ जाएगी यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी x प्लस लैम्बडा। उससे अगले में जाओगे, ठीक है ना, फोर्थ के लिए देखोगे, फिर क्या होगा, λ/2 बढ़ जाएगी बेटा, x प्लस 3λ/2 हो जाएगी एंड सो ऑन। यानी हर बार डिस्टेंस, यानी अगर फर्स्ट की एवरेज डिस्टेंस है, बात तो वही है ना बेटा, हाफ पीरियड एलिमेंट, हाफ पीरियड का मतलब होता है λ/2 का डिफरेंस। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, सीधी बात है, फर्स्ट के लिए वो x है, तो सेकंड के लिए क्या होगा, x प्लस λ/2, थर्ड के लिए फिर λ/2 ऐड कर दो एंड λ/2 क्या करते जाएंगे आप, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात है। नाउ अब देखो बेटा, एक यहाँ से भी वेव्स आ रही है, जैसे यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी, ठीक है, जिनको हमने क्या नाम दिया था बेटा, सेकेंडरी वेव्स नाम दिया था हमने। यहाँ से सेकेंडरी वेव चलती हुई आ रही है पी के ऊपर। तो लेट अस सपोज हम निकालते हैं बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। आपको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी बेटा वेव की, y इज इक्वल टू a साइन या कोस लिख सकते हो, इट इज 2 पाई बाई लैम्बडा, थर्ड सेमेस्टर में भी यूज हुई है हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस एक्स। y कहलाता है वेव का डिस्प्लेसमेंट, a कहलाता है बेटा एम्पलीट्यूड, लैम्बडा वेवलेंथ, ओके, v स्पीड, और अगर प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है तो माइनस आएगा, माइनस में जा रही है तो प्लस। वैसे तो ये बिल्कुल +1 की बुक का काम होता है, ठीक है ना, लेकिन चलो हमने पिछले सेमेस्टर में भी याद दिलाई थी ये। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा वाई डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहा हूं, किसकी वजह से, जो यहां से सेकेंडरी वेव स्टार्ट हो रही, कहां से बेटा, इस O से M1 के बीच, यानी फर्स्ट, ये जो है फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट जो है ना बेटा, इसके अंदर से जो वेव स्टार्ट हो रही हैं, उन वेव्स का हमने क्या लेना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट एट P ड्यू टू वेव्स coming from first हाफ पीरियड एलिमेंट, क्या हो जाएगा, देखो बेटा हमारे पास अगर करें, इट इज y1, y1 क्यों, फर्स्ट उससे आ रही है बेटा, तो एम्पलीट्यूड को a1 मान लिया, इट इज बेटा साइन 2 पाई बाई लैम्बडा vt, चूंकि ये प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस एक्स एक्सिस में जा रही होती है बेटा तो प्लस का साइन उल्टा होता है, और दिस में भी रिटर्न एज बेटा a1 साइन, इट इज 2 पाई बाई लैम्बडा vt माइनस 2 पाई बाई लैम्बडा x, और दिस में भी रिटर्न एज बेटा a1 साइन 2 पाई बाई लैम्बडा, बेटा v को लिख सकते हैं न्यू लैम्बडा, स्पीड को, स्पीड ऑफ द वेव इज न्यू इनटू लैम्बडा t, और 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू x, दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस फाई, इट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ओके। न्यू सॉरी बेटा, लैम्बडा से लैम्बडा कटेगा बेटा, न्यू रहेगा यहाँ पर, क्योंकि लैम्बडा से लैम्बडा कट गया। 2 पाई न्यू क्या होता है, 2 पाई न्यू ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। देखो क्या आ जाएगा, y1 is a1 sin ओमेगा t minus phi, where सॉरी नंबर 1 चल रहा था, 2 कर दो, where phi क्या चीज लिखी है मैंने बेटा, फेज डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स, दिस इज द फेज डिफरेंस between vibrations at O, यहां से यहां तक, एंड P, ओके। ये आ गया बेटा A
1 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया मेरे पास। क्लियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे किससे, m1 और m2 के बीच में, सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट की वजह से निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर यही इक्वेशन रहेगी, क्योंकि स्पीड सेम है, वेवलेंथ सेम है, बस x की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो बेटा, x प्लस लैम्डा बाई 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, देखो सिमिलरली बेटा सिमिलरली फॉर सेकेंड हाफ को पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, पीरियड एलिमेंट y2 बेटा इट इज a2, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे बेटा, साइन वेवलेंथ तो बदलेगी नहीं, सेम वेव आ रही है, स्पीड भी सेम है, बस डिस्टेंस जो x थी वो सेकेंड हाफ पीरियड के लिए कितनी हो गई, देखो x प्लस लैम्डा बाई 2 हो गई है। यहां पर क्या लिख दूं मैं बेटा, x प्लस लैम्डा बाई 2, और दिस में भी रिटर्न एज, देखो बेटा a2 साइन 2 पाई, वही 2 पाई बाई, ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, वेलोसिटी को वही लिख लेंगे हम, न्यू लैम्डा t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x, इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर रहा हूं, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा को लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 माइनस पाई, y2 a2 साइन, देखो बेटा लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई न्यू अभी बताया था ओमेगा, ओमेगा टी माइनस ये लिखा हुआ देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या होता है 5, फेज डिफरेंस तो माइनस 5 और माइनस पाई और बच गया। एंड मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं साइन थीटा माइनस पाई, बता सकते कितना होता है बेटे, साइन थीटा माइनस पाई, साइन होगा कोस, जल्दी बताओ, साइन थीटा माइनस पाई, क्या हुआ, बहुत मुश्किल सवाल है। माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बोल दिया करो कभी कभी, तो मुझे भी लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हो, माइनस साइन थीटा, तो बेटा ये पाई हट जाएगा, यानी ये सारा तो थीटा का काम कर रहा है मेरे लिए, थीटा माइनस पाई, तो माइनस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। एम्पलीट्यूड फर्स्ट में और इसमें एक तो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आ गया और एक माइनस का साइन आ गया, मेन बात तो कोई बात नहीं। और थर्ड भाई एक बार और निकाल लेते हैं, फिर कुछ जनरलाइज करेंगे बेटा, थर्ड में चले, थर्ड कौन सा है, m2 से m3 के बीच में, थर्ड के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस लैम्डा, मतलब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहां जहां x प्लस लैम्डा बाई 2 आया था, यानी यहां जो x था यहाँ पर x प्लस क्या पुट कर देंगे, लैम्डा बेटा, ठीक है। तो आप होगी सिमिलरली फॉर थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट की आदत नहीं पड़ रही है एचपी लिखने की ना, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ पूरा, तो y3 हो जाएगा बेटा, अभी समझाया, a3 हो जाएगा एम्पलीट्यूड, अभी बात करूंगा a1 a2 a3 कैसे डिसाइड होने, साइन बेटा ये तो वही 2 पाई बाई लैम्डा, vt तो यू क्यू माइनस, बस इस x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस लैम्डा, क्योंकि थर्ड की बात कर रहे हो बेटा, और ये देखो थर्ड के लिए हाफ पीरियड एलिमेंट में कितना है, x प्लस लैम्डा है आपके पास, क्लियर, ये आ गया, वही ब्रैकेट एक्सपेंड करूंगा, a3 इट इज साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x, और माइनस लैम्डा से लैम्डा कट गया 2 पाई, ये ओमेगा बन जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं, न्यू लैम्डा लिखोगे, y3 बेटा a3 साइन ओमेगा टी है ना, कर लोगे, v को न्यू लैम्डा लिखोगे और लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ये वही
फाइव बन गया, ये रहा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स फिर से फाइव आ गया और माइनस ऑफ 2 पाई। तो ये मान लीजिए मेरे लिए थीटा का काम करेगा, तो साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई, ये कितना होगा? पिछली बार तो आपने कहा था साइन थीटा माइनस पाई जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब बताओ साइन थीटा माइनस 2 पाई साइन थीटा प्लस और साइन माइनस, थीटा साइन थीटा प्लस माइनस प्लस यानी प्लस में आ गया। तो A3 साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है बेटा। अब ध्यान से हम यहीं से थोड़ा देखो, ये टर्म तो सब में कॉमन आ रही है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ रही कि नहीं आ रही बताओ? सबके अंदर कॉमन आ रही है टर्म तो हमारे पास, इसमें भी आ रही है ये वाली टर्म, इसमें भी आ रही है, सेकंड में कहाँ गई ये रही, और थर्ड में भी आ रही है बेटा ये। अब एक में प्लस, अगले में माइनस, उससे अगले में प्लस। अगर उससे अगले में देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पर फिर से देखो अगले में क्या आ जाएगा, 3 लैम्बडा बाई 2। मैं कर नहीं रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ, 3 लैम्बडा बाई 2, ये रहा ये वाली चीज 3 लैम्बडा बाई 2। तो मैं यहाँ पुट करूंगा 3 लैम्बडा बाई 2, तो यहाँ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और वो फिर बन जाएगा साइन थीटा माइनस, अगर मैं बात करूंगा साइन थीटा माइनस 3 पाई ना, ये क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इधर पाई फिर 2 पाई फिर क्या हो जाएगा 3 पाई। तो क्या वापस माइनस साइन थीटा नहीं आ जाएगा? यानी अगर आप सिमिलरली बाई 4 लिखोगे तो बन जाएगा माइनस A4 साइन, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, सिमिलरली करके इस बार ओमेगा टी माइनस 5 करके देख लेना बेटा। बस आपने करना वही है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 3 लैम्बडा बाई 2 पुट कर देना, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो बस 3 पाई आ जाएगा। तो मतलब मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस चलेगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा, एक साथ पी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो वहां पर जाकर क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट निकाल लूं बेटा इनका। तो क्या होगा देखो, हम क्या लिखेंगे 10 रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एट पी क्या हो जाएगा बेटा, y1 प्लस y2 y3 y4 जितने भी आएंगे, और मान लो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स है बेटा। अब देखो सब में अगर हम देखें हमारे पास तो क्या होगा देखो, हाँ जी, साइन ये तो कॉमन ही है, ओमेगा टी माइनस 5 ओमेगा टी माइनस 5, तो क्या बचता जाएगा, A1 बचा पहले की वजह से, दूसरे की वजह से A2 बच जाएगा माइनस का, तीसरे की बात करोगे प्लस का A3 माइनस A4 एंड सो ऑन, और बाहर क्या निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये आ गया बेटा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? निकालने से रिजल्टेंट इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये जो चीज होती है, साइन का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैंने शुरू में बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब लिख रहा था तभी मैंने कहा था कि ये जो ए होता है ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, जो साइन का कोफिशिएंट होता है। तो ये रिजल्टेंट वेव बन गई बेटा। तो ये रिजल्टेंट वेव का क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी इज, इसको मैं ए लिख देता हूं बेटा, या आर लिख लो, मर्जी आपकी। ये आ गया A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन, जितनी भी
टर्म्स आपके पास है बेटा, उन सब का क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। बस ये ध्यान रखो, याद करना भी आसान है। एक टर्म किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, और एक टर्म किसकी आ जाएगी बेटा आपके पास है, माइनस की आती चली जाएगी, ठीक है ना। नाउ बात आती है कि ये A1 A2 A3 की जो वैल्यूज हैं ये किस बेस पर डिफर कर रहा हूं मैं। मैंने कहा फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट से A1 आएगा, दूसरे से A2 आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये किस बारे में किस तरीके से डिपेंड करेंगे, देखो बेटा ये निकालते हैं हम। दैट इज क्या करना चाहता हूं मैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड्स A1 A2 A3, ये जो माइनस है ये तो फेज की वजह से है बेटा, एम्पलीट्यूड की वजह से नहीं है। एम्पलीट्यूड तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे A4 डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग हाफ पीरियड एलिमेंट। एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग हाफ पीरियड एलिमेंट बेटा इस पे डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, ठीक है। मान लो देखो, अब एक बार मैं अलग से बना लूंगा क्योंकि यहाँ काफी भीड़ भी हो गई है। मान लो मेरे को सेकंड एलिमेंट देखना है बेटा, सेकंड एलिमेंट किस किस के बीच में है, ठीक है ना, M1 और M2 के बीच का है। थर्ड है तो थर्ड में देखो क्या है, थर्ड की डिस्टेंस कितनी है, b प्लस 3 लैम्बडा बाई 2, और उससे नीचे वाले कितनी है, b 2 लैम्बडा बाई 2। समझ रहे हैं, सेकंड की निकालनी है तो b 2 लैम्बडा बाई 2 और b लैम्बडा बाई 2। समझ, एक कम करना है आपको, मान लो nth जोन की निकालनी है मुझे, ठीक है। nth जोन की रेडियस निकालनी है। देखो एक बार यहां बना रहा हूं, मान लो ये वो सर्कल है बेटा, ये सेंटर है और ये MN लिख रहा हूं, ये P पॉइंट है बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये रेडियस इसकी nth जोन की रेडियस है RN, nth सर्कल जो ड्रा किया मैंने। और ये देखो एक बार मैं फिर दोबारा से ऊपर लेकर चलूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। n लैम्बडा बाई 2, देखो यहां जाओ बेटा, पहला है M1 है तो b प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, 2 है b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2, 3 है तो b प्लस 3 लैम्बडा बाई 3। देख पा रहे हो। तो उसी तरीके से बेटा अगर ये nth है तो कितना हो गया, b प्लस n लैम्बडा बाई 2 हो गया, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है हमारे पास, लगा दे पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास। क्या होगा बेटा, देखो हमें Rn निकालना है, रेडियस ऑफ nth, Rn का स्क्वायर इज b प्लस n लैम्बडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये b है o से p तक b स्क्वायर, और Rn का स्क्वायर हो गया बेटा, इट इज b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 प्लस b n लैम्बडा बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूं माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट। लैम्बडा यू नो वेवलेंथ है बेटा, और आप लाइट की बात कर रहे हो, लाइट में तो ये आपने कहा था कि भाई एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर्स में होती है, तो आप स्क्वायर करें, मान लो इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। मान लो नैनो में है बेटा 10 की पावर माइनस 9 है, तो स्क्वायर करोगे तो 10 की माइनस 18, वेरी वेरी स्मॉल, एंड हेंस दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। Rn का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, एन बी लैम्बडा, बी तो ये डिस्टेंस है, और Rn आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ एन बी लैम्बडा, ठीक है। नंबर 8 आ गया ये, यानी nth जो सर्कल मैंने ड्रा किया, अभी nth हाफ पीरियड एलिमेंट नहीं है, हाफ पीरियड एलिमेंट तो दो सर्कल्स के बीच में आएगा, और दूसरा सर्कल तो अभी मैंने दिखाना है किस किस के बीच में आएगा। और ये पता लग गया मुझे कि nth सर्कल की जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ n होगी हमारे पास, ठीक है। अब ये किस किस के बीच का होगा nth जोन, मैं कहता हूं मैं एक सर्कल और ड्रा कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। कोई और कलर चूज कर लें अगर हम यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा साफ सा दिख जाए हमें, ठीक है ना। कलर इसके कैसे चलते हैं मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं,
तो ये क्या होगा, मान लीजिए एक यहाँ सर्कल और ड्रा कर दिया मैंने, और मान लो इसकी रेडियस है बेटा अब ये है Rn-1, ठीक है। मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में जो होगा वो nth जोन होगा, Rn-1 से Rn के बीच में। कैसे, यहां चेक करो, 0 से m1 के बीच फर्स्ट, इसको छोड़ दो चलो। हाँ भाई, सेकंड जोन किस किस के बीच में है, m1 से m2 के बीच में, यानी 2 और 1 के बीच में है ना। सेकंड, थर्ड किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में। तो nth किसके बीच में होगा, n और n-1 के बीच में। क्लियर, सेकंड जोन 2 और 1 के बीच में, थर्ड जोन बेटा 3 और 2 के बीच में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि nth जोन किसके बीच में होगा, तो ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये वाला जो बच गया, ये वाला, ये यूनिफॉर्म होगा, ये कम ज्यादा दिख रहा है आपको, छोटा बड़ा। ओके, तो Rn-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो गया, दिस इज n-1 b लैम्बडा, दैट इज n-1 हो गया आपका रेडियस ऑफ n-1 सर्कल, n-1 b लैम्बडा का अंडर रूट। ओके, तो एरिया ऑफ nth जोन जो ये मैं दिखा रहा था अभी शेडेड करके, ये यूं बनेगा बस पूरा। ये भाई थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी से बनाना पड़ेगा ना, ये नीचे इतना बड़ा नहीं जाएगा। ओके, तो क्या बना, एरिया ऑफ nth जोन, दिस इज पाई Rn का स्क्वायर माइनस पाई Rn-1 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, पाई r स्क्वायर है ना। और दिस इज पाई बेटा, दिस इज nb लैम्बडा माइनस n-1 b लैम्बडा। और देखते हैं एरिया क्या आता है भाई, पाई nb लैम्बडा माइनस nb लैम्बडा माइनस माइनस प्लस b लैम्बडा। ये आ गया बेटा एरिया ऑफ nth जोन। ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ए ऊपर याद रखना, हमने ये लिखा हुआ ऑलरेडी, लिख लिया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए, पाई बी लैम्बडा। क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्या है इसमें इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि एन का रोल खत्म हो गया, मतलब बी पे डिपेंड करेगा। बी सब के लिए सेम है क्योंकि बी तो सेंटर से डिस्टेंस है, वेवलेंथ एक कांस्टेंट नंबर है बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब हाफ सारे के सारे 10, समझ में आई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ऑल द हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैव सेम एरिया। इसका मतलब एज फार एज एरिया इज कंसर्न all will contribute equally in the amplitude। means इस A1 A2 A3 का जो डिफरेंस था बेटा, it is not because of the area, ठीक है ना। बताओ, क्योंकि एरिया सबका सेम है। सो thus each half period element will contribute equally, as far as क्या, एरिया इज कंसर्न। ठीक है, जहां तक एरिया की बात है वहां तक तो बेटा सबका कंट्रीब्यूशन सेम। मींस बस हमसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि भाई ये जो एरिया है, ठीक है कि नहीं है, वो एन के इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस जो होती है ना सर्कल की वो एन के अंडर रूट के बराबर। तो पहला फैक्टर तो ज्यादा काम का नहीं आया, वैसे हमारे लिए ठीक है आर्टिकल वाइज। तो दूसरा डिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर। तो आप सिंपल एक बल्ब है, उससे आप दूर होते जाएं, दूर होते जाएं, दूर होते जाएं, इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी, एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो देखो आप देख रहे थे जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही थी बेटा। ये बी प्लस, या यूं ये लिख रखा ना, एवरेज डिस्टेंस की बात करो, एक्स प्लस लैम्बडा बाई 2, एक्स प्लस लैम्बडा, एक्स प्लस 3। तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बेटा। मोर इज द डिस्टेंस लेस विल बी द एम्पलीट्यूड बेटा। तो इसका मैं सीधा लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सीधा सा लॉजिक है कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आएगा। मोर इज द डिस्टेंस, ठीक है, यानी A1 का, A1 मतलब जो सॉरी
फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, सेकंड का थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा कि डिस्टेंस लैम्बडा में बढ़ रही है एंड वेवलेंथ नैनोमीटर्स में, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस से बढ़ रही है, पर फिर भी हम तो बिल्कुल इकट्ठा कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं बेटा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड, दैट इज डायरेक्शन से रिलेटेड है बेटा, ठीक है ना, ओब्लिक्विटी, ओब्लिक वर्ड होता है ना, एक बार मैं लिख देता हूं, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा, समझाता हूं थीटा क्या है। ये हमारे पास क्या है देखो बेटा, कि जैसे ये चीजें बनी हुई हैं हमारे पास, ये मान लो बेटा M1 है, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये तो O से सीधा सीधा जा रहे हैं। अब यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये P पॉइंट के साथ जो एंगल बना, ये दिस इज द थीटा, ये मान लीजिए M1 है। अगर मैं ऐसे M2 करूंगा, अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और अब इसको P से मिलाओ, थीटा विल इंक्रीज, और थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा विल डिक्रीज, और कोस थीटा डिक्रीज होगा बेटा तो इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम नहीं होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप मैं हायर की तरफ जाऊंगा और दूर जाऊंगा, थीटा और बढ़ता जाएगा, और थीटा बढ़ने पर यू ऑल नो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम किसके अलोंग आएगा, इसके अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस पॉइंट के लिए तो थीटा 0 एंड कोस 0 1 होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया 0। नाउ एज वी मूव, ठीक है कि नहीं है, अवे फ्रॉम सेंटर, द इफेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वेव फ्रंट decreases as one moves away from O, ठीक है ना, थीटा बढ़ता जाएगा बिकॉज थीटा इंक्रीजेस, कोस थीटा डिक्रीजेस, तो इसका इंपैक्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। सीधी सीधी बात ये, इसका मतलब A2 जो होगा वो A1 से थोड़ा कम होगा, A3 जो, अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस को इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, नैनोज में बढ़ रही है, तो एंगल भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो सीधी सी बात है, कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स, हम ये निकलता है कंक्लूजन जब हम इसको पूरा मैथमेटिकली बात करते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे n बढ़ेगा, n मतलब M1 M2 M3 आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज, ये डिक्रीजेस मतलब नीचे एरो लगा दिया मैंने, ठीक है, एज n इंक्रीजेस, n बढ़ेगा तो ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो बेटा जो A2 था सेकंड का एम्पलीट्यूड, वो A1 से तो क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा, लेकिन A3 से थोड़ा सा क्या होगा, ये तो कह रहे हो आप A1 से A2 में जाओगे कम होता जाएगा, A2 से A3 में जाओगे और कम हो गया, यानी A2 जो होगा वो A1 से तो छोटा होगा और A3 से थोड़ा सा ज्यादा, और हम ऑन द एवरेज फिर ये लिखते हैं बेटा कि जो A2 होगा इट इज A1 प्लस A3/2, ठीक है। ऐसे ही A4 जो होगा वो हो जाएगा A3 प्लस A5/2, क्योंकि A4 A3 से तो थोड़ा छोटा होगा और A5 से थोड़ा बड़ा होगा, A6 5 से थोड़ा छोटा होगा लेकिन 7 से थोड़ा बड़ा होगा बेटा, एंड सो ऑन, यूं चलता चला जाएगा। अगर हम ये अब वैल्यूज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन थी नंबर 7 इसमें पुट कर दें, देखें जरा क्या आ रहा है, देखो बेटा पुटिंग इन इक्वेशन 7, देखो भाई मैं लिख रहा हूं 7 क्या थी, A इज A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 लाइक दिस माइनस A6, बेटा ऐसे चलता जाएगा। A1 को तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं A1/2 प्लस A1/2, क्यों, क्योंकि सब by 2 का फैक्टर आएगा, इसलिए A1 को 2 बार लिख लिया मैंने, ओके। नाउ
A2 की वैल्यू ये पुट करो बेटा, ये आ जाएगी -A1/2। एक मिनट, हाँ भाई, ये क्या जाएगी बेटा, A1/2 -A3। ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा ना बेटा। नाउ ये आगे A2 की वैल्यू प्लस A3 को फिर से दो पार्ट्स में तोड़ दो, A3/2 प्लस A3/2, क्योंकि सब दो दो बार नीचे 2 का फैक्टर ला रहा हूँ, -A4 माइनस इन दोनों के आगे माइनस लग जाएगा, A3/2 माइनस A5/2। अब ऐसे इसको लिखोगे प्लस A5/2 एंड प्लस आगे देखो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, ये इससे, ऐसे सारे पेयर्स में कटते चले जाएंगे। बस एक ही टर्म बचेगी बेटा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा वो कितना बचेगा, A1/2 बच जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा पूरे वेव फ्रंट की वजह से, वो सिंपल जो हो गया आपका फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की वजह से A1 था, उसका भी आधे के बराबर बच जाएगा। 10 रिजल्टेंट amplitude at P will be equal to half of the amplitude due to first हाफ पीरियड एलिमेंट। बाकी सब तो कैंसिल हो गए, ये बचा एक हाफ पीरियड एलिमेंट बेटा। और अगर मैं मान लो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट में एक ऑब्स्टेकल रख दूं बेटा, जिसका एरिया A/2 के बराबर, इसके आधे एरिया को कवर कर रहा हो, ठीक है, मतलब इस A/2 को कवर कर रहा हूं, सीधी सीधी सी बात ही है। मतलब मैं एक ऐसी ऑब्स्टेकल रख दूं बेटा जिसका रेडियस फर्स्ट हाफ पीरियड के रेडियस से भी कम हो, हाफ के बराबर हो। मैं एक ऐसी ऑब्स्टेकल रख दूं, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल whose radius is less than radius of first half period element। तो वो ऑब्स्टेकल मतलब इस A/2 को भी रोक देगी, रोक देगी कि नहीं रोक देगी बताओ, तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी बेटा। यानी कि जो ऑब्स्टेकल आपको चाहिए उसकी रेडियस होगी R1 से भी कम, और रेडियस अभी निकाली थी आपने, Rn निकाली थी बेटा, NB लैम्बडा, N1 हो गया यानी B लैम्बडा। For B, for light, lambda is very small, so obstacle of that size are not easily available। For sound, lambda is large, लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने, तो ऑब्स्टेकल ऑफ दैट, तो इसलिए क्या होगा, लैम्बडा लार्ज होगा तो बेटा ऑब्स्टेकल का साइज भी बढ़ जाएगा, एंड ऑब्स्टेकल ऑफ सच साइज, obstacles of this size are easily available। याद है पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी आपके साथ कि भाई साउंड का डिफ्रेक्शन यहाँ इजीली होता है, लाइट का डिफिकल्ट होता है, उसका प्रूफ आ गया। मैंने कहा था वेवलेंथ का रोल होता है, लेकिन वहां पे मैंने सीधा लिखा था विदाउट प्रूफ। आज उस चीज का प्रूफ आ गया कि लाइट में डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑब्स्टेकल ऑफ दिस साइज, और ये क्या होता है बेटा, इजीली अवेलेबल होती है, एंड हेंस साउंड में डिफ्रैक्शन इजीली होता है बेटा, और लाइट में डिफ्रैक्शन डिफिकल्टी से होता है। ठीक है, इसको पूरे को अच्छे से बेटा पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, पूरा का पूरा आर्टिकल एग्जामिनेशन में आ सकता है। आप पीरियड जोन या एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो, और इसका जो अगला आर्टिकल है जोन प्लेट करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी बेटा, क्योंकि मैं वहां सीधे रिजल्ट यूज करूंगा प्लस माइनस वाले, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड A/2 ये कहां से आ गया, बार बार थोड़ी बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर आएंगे बेटा। ठीक है, तो अभी मैं आज की क्लास के लिए इतना ही, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा इस क्लास को। थैंक यू।